गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग 7th क्लास के एक नए लेसन के साथ में आप लोगों के सामने उपस्थित है। फर्स्ट चैप्टर हमारा समाप्त हो चुका है। सेकंड चैप्टर को आज से हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड कर दिए जाएंगे। तो आपकी जो बुक्स हैं उनमें से आप इनकी क्वेश्चन आंसर सर्च करिएगा। यदि आंसर आप लोगों को नहीं मिलते हैं तो आप हमें अपने जानकारी बताएं, यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर लिख करके भेज दें। यदि किसी प्रकार के किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। लाइव क्लास में भी इन प्रश्नों का आप सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं, आपको बताए जाएंगे इनके आंसर। और सर्च करिएगा। और जिन बालकों के पास में, जिन बच्चों के पास में बुक्स अवेलेबल नहीं हैं, वे जल्दी से जल्दी अपनी बुक्स अवेलेबल करवाएं और साथ में ही अपनी पढ़ाई को रेगुलर जारी रखें। तो आइए आज सेकंड चैप्टर को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर का नाम है, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए सेकंड चैप्टर जो है इसका नाम है कल्चर एंड साइंस, यानी कि संस्कृति और विज्ञान। उसके बाद बिल्डिंग्स, भवन, पेंटिंग्स, चित्रकारी और बुक्स, किताबें। तो यहाँ इन 3 चीज़ों के बारे में आप लोगों को पढ़ना है। फर्स्ट चैप्टर में आप लोगों ने भारत के अलावा पूरे विश्व के भीतर जो मनुष्य की आदिम सभ्यता थी, यानी कि मनुष्य का जो आदिमकालीन जीवन था, उसके बारे में हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर के भीतर पढ़ा था। अब उसी चैप्टर से रिलेटेड धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। मनुष्य का जो इतिहास रहा है, मनुष्य के जीवन का जो इतिहास रहा है, उसी इतिहास के बारे में, उसी जीवन शैली के बारे में और हम आगे बढ़ करके पढ़ेंगे। यहाँ हमें ये चीज़ याद रखनी है कि जैसा कि अब मनुष्य ने स्वाभाविक ज्ञान को विकसित किया और स्वाभाविक ज्ञान को विकसित करने के कारण, स्वाभाविक ज्ञान को धीरे धीरे विकसित करने के कारण मनुष्य ने धीरे धीरे अपना जो ज्ञान था उनको सृजन करना शुरू करा। किताबों में, ताड़पत्रों में, पांडुलिपियों के रूप में उसने इकट्ठा किया। और इन ज्ञान को, जो उसने ज्ञान लिखा या कह सकते जो उसने ज्ञान अर्जित किया, तो उसको बुक्स वगैरह के अंदर उसने लिखा, साहित्य की रचना करी। और साहित्य की रचना करके, साहित्य की रचना किए जाने के पीछे मनुष्य का जो सर्वप्रथम उद्देश्य था, सबसे प्रमुख उद्देश्य था, वो यही था कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो उस समय के लोगों के ज्ञान स्तर को पता कर सकें। और साथ में ही जो उन्होंने ज्ञान की बातें उन बुक्स के अंदर लिखी थी, साहित्यों की भीतर लिखी थी, तो उनकी जानकारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्राप्त हो सके और उस ज्ञान का फायदा आज आने वाली पीढ़ियां भी उठा सके। तो इस वजह से इन साहित्यों की रचना की गई थी। विभिन्न धर्मों से जुड़े हुए जो साहित्य हैं उनके बारे में इतिहास के अंदर आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखें, एंशिएंट इंडिया मेड ए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ कल्चर, स्पेशली इन आर्ट, लिटरेचर, साइंस एंड एजुकेशन। अब यहाँ देखिए क्या कहा जाता है कि प्राचीन भारत, हम जानते हैं कि जब पृथ्वी का अस्तित्व हुआ था, यानी कि पृथ्वी पहले कहा जाता है आग का गोला थी, फिर धीरे धीरे वो ठंडी हुई, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे सूर्य की तपिश फिर बढ़ने लगी, फिर धीरे धीरे आदमी ने पाषाण युग का जन्म हुआ। पाषाण युग के बाद में आदमी ने कृषि करनी सीखी, पहिए का आविष्कार करा, फिर उसके बाद में आग का आविष्कार हुआ। तो धीरे धीरे करके आदमी ने अपने स्वाभाविक ज्ञान को बढ़ाया और बढ़ाने के बाद में फिर उसने अपने ज्ञान को काफी आगे तक बढ़ाने के बाद में उसने साहित्य की रचना शुरू करी। और फिर धीरे धीरे देशों का डिवाइडेशन होने लगा। तो उसमें जो हमारा भारतवर्ष है उसके भीतर जो मनुष्य थे उन्होंने काफी अलग अलग विषयों के भीतर उल्लेखनीय प्रगति की स्तर को हासिल किया, आर्थिक प्रोग्रेस की, और साथ में ही प्रोग्रेस कई विभिन्न क्षेत्रों में की। तो कौन कौन से क्षेत्रों में की उसी के बारे में हम बात करेंगे। एंशिएंट इंडिया मेड ए सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ कल्चर, यानी कि प्राचीन भारत ने संस्कृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय या शानदार प्रगति प्राप्त की या की। आगे कहता है स्पेशली, विशेष रूप से, इन आर्ट, कला के क्षेत्र में, लिटरेचर, साहित्य के क्षेत्र में, साइंस, विज्ञान के क्षेत्र में, एंड एजुकेशन, और शिक्षा के क्षेत्र में। इन चारों ही क्षेत्रों के अंदर जो भारतीय मनुष्य था उसने काफी हद तक अपने आप को समृद्ध बनाया, अपने आप को लगातार निरंतर रूप से प्रगति के जो रास्ता था उस पे, प्रगति के मार्ग पर अपने आप को अग्रसर रखा, आगे बढ़ाया। आगे कहता है नाउ लेट्स स्टडी, कि अब आइए इन सभी क्षेत्रों में भारतीय व्यक्ति ने जो
अपने प्रगति के स्तर को प्राप्त किया था, अपने ज्ञान को समृद्ध किया था। तो आइए इन सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। प्रोग्रेस मेड इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, अब साहित्य के क्षेत्र में जो प्रगति की गई उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द वर्ल्ड ऑफ बुक्स, यानी कि किताबों का संसार, पुस्तकों का संसार, इस नाम से ये टॉपिक है। अब इसके भीतर, पूरे वर्ल्ड के भीतर जो अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, काव्य हैं, उनसे रिलेटेड जानकारियां आप लोगों को इस पैराग्राफ में पढ़ने को मिलेगी। तो आइए करते हैं, देखते हैं शुरुआत कि द प्रोग्रेस मेड बाय द एंशिएंट इंडियंस इन द फील्ड ऑफ लैंग्वेज एंड लिटरेचर स्टैंड्स शोल्डर हाई इवन टुडे। देखिए क्या कहा जाता है कि प्राचीन भारतीय लोगों के द्वारा भाषा और साहित्य के क्षेत्र में जो प्रगति की गई थी, वह हमारा दर्जा आज भी हमें सबसे ऊपर रखने के लिए उपलब्ध करवाती है, या अपने आप को सबसे ऊपर रखने के लिए मजबूर करती है। कहने का मतलब प्राचीन भारतीयों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, जो भाषा के क्षेत्र में विकास किया गया, तो उस भाषा के विकास से और उस साहित्य की रचना के कारण आज भी भारतीय लोग जो हैं पूरे वर्ल्ड के भीतर, पूरे इतिहास के भीतर सबसे ऊपर गिने जाते हैं, उन्हें अग्रणी माना जाता है। हम लोगों को नॉर्मली जानकारी होनी चाहिए और पता होना चाहिए कि पूरे विश्व का जितना भी ज्ञान है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि विश्व ज्ञान कोश जो है, यानी कि पूरे संसार की हर बात की जो जानकारी है वो हमारे भारत में रचित वेदों के भीतर लिखी हुई है। और वेदों से ज्यादा जो प्राचीन ग्रंथ है वो शायद ही विश्व में कोई दूसरा ग्रंथ हो। तो वेदों के अंदर हर मनुष्य जीवन के हर क्षेत्र से रिलेटेड बातें लिखी हुई है, और वेदों से ज्यादा पुराना कोई ग्रंथ जो है वो मानव जीवन के अंदर मौजूद नहीं है। तो क्या कहा जाता है कि भारत का जो साहित्य और भाषा से संबंधी विकास है वो काफी उल्लेखनीय है, काफी दमदार है। अब यहाँ कहा जाता है, इट इज नॉट इजी टू फाइंड इन एनी अदर लैंग्वेज सच ए लिटरेचर एज टू मैच द वेदास, उपनिषद, पुराणास, द महाभारत एंड द रामायण, द भगवत गीता एंड द जातक एंड द त्रिपिटक along with दीपवंश एंड महावंश of the Buddhist and Angus of the Jains and the Sangam literature of the Tamils। देखिए क्या कहा गया है। वैसे तो पूरे वर्ल्ड के भीतर अनेक साहित्यकारों ने अनेक भाषाओं में अनेक प्रकार के साहित्यों की रचना करी, लेकिन यदि हम बात करें कि सबसे ज्यादा ज्ञान युक्त या ज्ञान से संपन्न यदि साहित्य की बात करें तो उसकी रचना सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के भीतर हुई है। भारत से ज्यादा अच्छी साहित्य के क्षेत्र में जो समृद्धि है वो शायद ही किसी अन्य देश के भीतर हो पाई हो। जैसा कि हम जानते हैं भारत से जुड़ी हुई बहुत सी, हम जानते हैं सबसे पहले देव भाषा के नाम से जो फेमस है संस्कृत भाषा, उसकी रचना यानी कि शुरुआत से संस्कृत भाषा ही बोली जाती थी, तो संस्कृत भाषा के अंदर रचना हुए, महाकाव्य लिखे गए, वेद वगैरह हैं जो पूरी प्राकृतिक संस्कृत लैंग्वेज के भीतर लिखे हुए हैं, क्योंकि इस भाषा से पुरानी कोई भाषा है ही नहीं। और संस्कृत भाषा के सबसे सर्व प्राचीन होने के कारण, सबसे पुराने होने के कारण, सबसे ज्यादा जो समृद्ध विकास युक्त कह सकते हो या प्रगतिशील कह सकते हो या कह सकते हो सबसे ज्यादा जो ज्ञान युक्त बातें हैं वो संस्कृत भाषा के भीतर जो साहित्य की रचना की गई, तो उनके भीतर आप लोगों को विशेष जानकारियां मिलेगी या आपको ज्ञान से युक्त चीजें मिलेंगी देखने को। अब यहाँ पर यही बात समझाई गई है, यही चीज कही गई है कि दूसरी किसी भाषा के भीतर किसी भी अन्य साहित्य को खोज पाना आसान नहीं है। यानी कि किसी भी दूसरी भाषा को देख लीजिए आप, किसी भी दूसरी भाषा का जो साहित्य है यदि उसको मैच किया जाए भारत के प्राचीन साहित्य से, तो दूसरे भाषा के किसी भी साहित्य रचना के अंदर उतना दमखम नहीं है, उतनी ताकत नहीं है, उतनी दमदार बातें नहीं है जितनी कि हमारे भारत के विभिन्न जो धार्मिक किताबें हैं, ज्ञान से युक्त किताबें हैं, उनके भीतर लिखी हुई है। तो देखिए कौन कौन सी बुक्स हैं, जैसे वेदांत, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो वेद हैं वो जितना भी संसार का ज्ञान है वो सारे ज्ञान की जानकारी पूरे वेदों के भीतर लिखी हुई है। तो वेदों से ज़्यादा पुरानी और सबसे ज़्यादा
ज्ञान प्रदान करने वाली और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती, तो उसकी रचना हमारी संस्कृत भाषा के भीतर ही है। फिर उपनिषद, पुराण, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, जातक, त्रिपिटक, दीपवंश और महावंश जो कि बौद्ध धर्म से बिलोंग करते हैं, और साथ में एंगस ऑफ जैन और जैन धर्म के एंगस नाम के जो ग्रंथ हैं, और साथ में तमिल साहित्यकारों के द्वारा जो संगम साहित्य की रचना की गई, तो इनसे ज्यादा ज्ञान से युक्त कोई रचनाएं जो हैं वो किसी और भाषा में मिल ही नहीं सकती। और इन सभी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, इनकी रचना, इनके सृजन का कार्य सिर्फ हमारे भारत में ही किया गया। इसलिए भारत को वर्ल्ड लेवल का या वर्ल्ड का गुरु कहा जाता है, विश्व का गुरु कहा जाता है, ध्यान रखना। द पुराणास, अब बात करते हैं भारत के अंदर जो सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वो है वेद, उसके बारे में पुराण। तो पुराणों के बारे में बताया जाएगा यहाँ कि द पुराणास आर 18 इन नंबर। यदि संख्या के हिसाब से बात की जाए तो भारत के भीतर 18 पुराण है भारत के इतिहास में, और भारत के भीतर 18 पुराणों का प्रचलन है। आगे, एंड ईच ऑफ देम हैव 5 डिवीजन, और उनमें से जो प्रत्येक पुराण है उसके 5 वर्ग बनाए गए हैं, 5 विभाग किए गए हैं। आगे, द फर्स्ट 4 डिविजन्स आर नॉट सो सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकली, तो कहा जाता है कि ऐतिहासिक रूप से जो पहले 4 भाग हैं, विभाग हैं, वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे, एज द 5th वन इज, लेकिन जो 5वें नंबर का भाग है पुराण का, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। द फर्स्ट डिवीजन कंटेन्स द ट्रेडिशन अबाउट द डायनेस्टीज ऑफ रूलर ऑफ इंडिया। अब पुराणों का जो पहला विभाग किया गया है उसमें भारत के शासकों के जो राजवंश है उनसे संबंधित परिवार परंपरा का रचना की गई है, परंपरा के बारे में बताया गया है। यानी कि जो हमारे पुराण हैं उनमें जो पहला भाग है, उस पहले भाग के भीतर भारत के अंदर जो प्राचीन राजा पैदा हुए थे, तो उनके राजवंश से रिलेटेड महत्वपूर्ण बातें इन पुराणों के पहले भाग में बताई गई हैं। आगे कहा जाता है, However, फिर भी all the Purans from the point of history, लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो सभी के सभी जो पुराण है आर नॉट सो इम्पोर्टेंट, इतने महत्वपूर्ण नहीं है। वैसे तो 18 पुराण है और 18 पुराणों के भी 4 भाग कर रखे हैं, लेकिन इन सभी पुराणों में से सभी के सभी महत्वपूर्ण नहीं है। कुछ ही पुराण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिनमें कौन कौन से पुराण के जैसे विष्णु पुराण, वायु पुराण और मत्स्य पुराण, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पुराण माने जाते हैं भारत के प्राचीन इतिहास के या भारतीय प्राचीन साहित्य में। आगे कहा जाता है, these Puranas are full of information concerning the Purus, the Nuns and the Mauryas and the Kushans etc. अब ये जो पुराण है इनके भीतर कुछ विशेष राजवंश से संबंधित शासकों की पूरी जानकारी दी है, जैसे पूर्वों की, नंदो शासकों की या मौर्य शासकों की, कुषाण शासकों की पूरी जानकारी इन पुराणों के भीतर दी गई है। आगे कहता है, सेवरल बुक्स ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स लाइक दीपवंश एंड महावंश सो फुल ऑफ द देयर ट्रेडिशन एंड फेबर। अब कहा जाता है कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म की कई किताबें जो हैं, जैसे कि दीपवंश हो गई या महावंश हो गई, ये सभी की सभी उनकी परंपराओं और उनके भीतर, उन ग्रंथों के भीतर या उन रचनाओं के भीतर जो वर्णित कहानियां हैं उनसे युक्त है। विभिन्न प्रकार की कहानियां जो हैं वो इन ग्रंथों में, इन किताबों के भीतर दर्शाई गई हैं। गिव अस एम्पल इंफॉर्मेशन अबाउट इंपोर्टेंट रूलर्स लाइक चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोका। और ये जो ग्रंथ हैं ये भारत के कुछ महत्वपूर्ण शासक जैसे चंद्रगुप्त मौर्य और जो अशोक हैं उनके बारे में भी हमें प्रचुर जानकारी देते हैं। अब बात करते हैं हम इपिक। इपिक का मतलब होता है महाकाव्य। भारत के भीतर यदि साहित्य का सृजन देखा जाए, साहित्य की रचना देखी जाए, तो भारत के इतिहास में साहित्य की कोई कमी नहीं है। हर भाषा के अंदर भारत के अंदर रचना की गई है। विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोगों ने साहित्य की रचना की है, जिनमें संतों ने भी की है, चारणों ने भी की है, भाटों ने भी की है।
तो ब्राह्मणों ने किए, जैनों ने, बौद्ध धर्म के, हर धर्म के व्यक्ति ने हमारे भारत के भीतर अनेकों प्रकार के साहित्य का सृजन किया है, अनेकों प्रकार के साहित्य की रचना की है। लेकिन भारत के इतिहास में देखा जाए तो दो महाकाव्य सबसे ज्यादा प्रमुख हैं। कौन कौन से? पहला, टू एपिक्स, दो ही महाकाव्य सबसे फेमस है, पहला तो रामायण और दूसरा महाभारत। और आप सभी जानते हैं कि ये दोनों ही ऐसे ग्रंथ हैं कि जिनकी पूजा, यानी कि जो हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति वो इन दोनों ही ग्रंथों को पूजनीय मानता है, बड़ा कह सकते हो कि सम्मान की दृष्टि से इन दोनों ग्रंथों को देखता है। अब एक बात ध्यान रखना है कि जो रामायण है और महाभारत है, महाभारत के भीतर 1 लाख श्लोक मौजूद है, जबकि बात करें हम रामायण की तो 24,000 श्लोक जो हैं वो आप लोगों को रामायण के अंदर देखने को मिलेंगे। तो दोनों ही महाकाव्य बड़े महत्वपूर्ण है हिंदू धर्म की दृष्टि से। गिव अकाउंट्स ऑफ द सोशल पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द पीपल ऑफ द एपिक एज, कि जिस समय महाकाव्य युग चल रहा था तो उस महाकाव्य युग के भीतर ये दोनों के दोनों जो ग्रंथ हैं वो उस समय के सामाजिक और राजनीतिक लोगों की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में हमें जानकारी प्रदान करते हैं। They mention not only the names of जनक, युधिष्ठिर, दशरथ, राम, कि वे हमें केवल दशरथ, युधिष्ठिर, राम और जनक के नाम के बारे में जानकारी नहीं देते, यानी कि इतिहास में प्रसिद्ध इन विशेष लोगों के बारे में सिर्फ हमें जानकारी नहीं देते हैं, बल्कि give vivid descriptions of the extent of their empire, बल्कि इन प्रसिद्ध ऐतिहासिक शासकों की जो सीमाएं रही हैं, उनके साम्राज्य की सीमाएं रही हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी देते हैं। Their relations with other neighboring ruler, साथ में ही इन सभी महान शासकों के अपने पड़ोसी राज्य वाले कौन कौन से पड़ोसी राज्यों के साथ में किस प्रकार के संबंध रहे थे, उनके बारे में भी जानकारी हमें इन दो प्रमुख ग्रंथों से मिलती है। और साथ में देयर मोड ऑफ वेलफेयर, और साथ में ही कल्याण करने के लिए इन्होंने कौन से तरीके अपनाए थे, किस तरीके को अपनाया था, किस प्रकार से इन्होंने अपने क्षेत्र के लोगों का कल्याण किया था, तो उसकी जानकारी भी हमें इन दो प्रमुख ग्रंथों से प्राप्त होती है। फ्रॉम देम, इन दोनों ही ग्रंथों से वी नो, हम ये पता लगाते हैं, हमें ये पता चलता है दैट की वुमेन ऑक्यूपाइड रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन सोसाइटी, यानी कि समाज के भीतर लोगों महिलाओं को सम्मानित दर्जा प्राप्त था, क्योंकि पहले हर पराई नार को माता के दृष्टि से देखा जाता था, माता माना जाता था। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो हमारा साहित्य है, तो ये साहित्य हमें विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ी हुई चीज देता है। कुछ साहित्य ऐसे हैं जो हमें भगवानों से संबंधित जानकारी देते हैं, कुछ साहित्य ऐसे हैं जो उस समय राजवंशों कौन कौन से हुए थे, राजवंशों के भीतर कौन से प्रमुख शासक हुए थे, उनकी जानकारी देते हैं। कुछ ऐसे काव्य हैं जिनके द्वारा उस समय के भीतर किस प्रकार की राजनीतिक स्थितियां थी, कैसे सामाजिक स्थितियां थी, किस प्रकार की प्रथाओं का प्रचलन था, इनकी जानकारी मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो ग्रंथ हैं वो हमें मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं से जुड़े हुए जो तथ्य हैं उनकी जानकारी देते थे। तो इसीलिए भारतीय जीवन के भीतर या भारत के मनुष्य के जीवन के भीतर इन साहित्यों को एक विशेष दर्जा प्राप्त है, विशेष स्तर प्राप्त है, विशेष सम्मान प्राप्त है। तो आज के वीडियो में सिर्फ हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो के भीतर आप लोगों को और इस सेकंड चैप्टर से रिलेटेड जानकारी दी जाएगी। आज लेसन की स्टार्टिंग थी, हमने पुराण के बारे में पता किया, हम लोगों ने एपिक के बारे में पता करा, इनके बारे में सभी आप अच्छे तरीके से आप लोगों ने नाम भी सुन रखे हैं। अभी हमने ये बताया पुराण में क्या चीज़ वर्णित है, और जो हमारा महाकाव्य था रामायण और महाभारत जैसे उनमें किस चीज़ का वर्णन किया गया। तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल इसी चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।